कंप्लीट साइलेंस है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पूरा कंप्लीट किया था और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो गया, तो उसके कुछ होमवर्क्स थे पीडीएफ से, याद है? होपफुली कर लिया हो। उस लेवल की क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन में जरूरी नहीं कि मेडिकल में पूछा भी जाए, लेकिन प्रैक्टिस रहने से क्या ही दिक्कत है। लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि वाई हाइपर कॉन्जुगेशन इज सिग्मा पाई स्टार इंटरैक्शन, समझ में आया था? अल्कीन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाया था हमने प्रोपीन में। तो उसके बाद जाते हुए मैंने बोला था प्लस एम प्लस एच माइनस एफ इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग। तो मैंने बोला था दो ग्रुप अगर क्या है, एक दूसरे से मेटा पे है, तो दोनों का मेसोमेरिक एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन दो ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो और पैरा पे है तो मोस्टली अगर पैरा पे तो करता ही है, ऑर्थो पे हम देखेंगे अभी आज पढ़ेंगे एसआईआर इफेक्ट भी होता है। तो अगर दो ग्रुप ऑर्थो पे है तो पता चलता है कि बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी नहीं करता बिकॉज ऑफ क्राउडिंग एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर दो ग्रुप एक दूसरे से पैरा पे है तो आज हम सीखेंगे कि वो रेजोनेंस नहीं करता बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस। लेकिन फिलहाल के लिए इस लाइन को अच्छे से समझिए कि अगर दो छोटे ग्रुप है ना, जैसे ऑर्थो पे है G1 G2 ऑर्थो पे है एंड नो SIR, नो SIR मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगर ऐसा नहीं है तो होता क्या है, G1 के रेजोनेंस की वजह से, G1 के प्लस एम माइनस एम की वजह से, अगर आप सही से समझते हो तो यहां प्लस आ सकता है, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा। कब? जब ये माइनस एम है तो। यस नो? और अगर ये प्लस एम है, प्लस एम है, तो इन सब जगह पे नेगेटिव आता है। ये रेजोनेंस करके दिखाने का जरूरत है क्या? समझते हो? पक्का? बोलो। सिमिलरली इसके बारे में भी यही ख्याल रखना है आपको। अगर ये प्लस माइनस एम है ना, उधर दिख रहा है सबको? अगर ये माइनस एम है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। इन सब जगह पे कोई भी ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में एडजेसेंट और फारदेस्ट कार्बन दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पे ही प्लस माइनस लाता है, अपने रिस्पेक्ट में एडजेसेंट एंड फारदेस्ट में प्लस है माइनस एम। अगर G2 मान लो माइनस एम है तब, G2 माइनस एम है तब अपने रिस्पेक्ट में, G2 के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है? ऑर्थो। तो यहां क्या आएगा? माइनस, सॉरी प्लस एम है तब, ठीक है? बोलो क्या आएगा? माइनस, अगर प्लस एम है तो। और यहां पे क्या आने वाला है? माइनस। कितना प्लस माइनस बन गया जी? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? पक्का? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं अदर जगह पे प्लस माइनस हटा दूं तो तुम्हें देखो क्या दिखेगा, गौर से देखना। अगर अदर जगह पे प्लस माइनस हटा दूं तो क्या दिख रहा है आपको? इसके प्लस माइनस एम के वजह से यहां प्लस आया, तो इस ग्रुप को उसका इंपैक्ट तो मिला ना। उस कार्बन पे प्लस आया G2 के माइनस एम के वजह से, उस कार्बन पे प्लस आया जहां जीवन जुड़ा हुआ है। अच्छा, G2 के प्लस एम के वजह से उस कार्बन पे माइनस आया जहां जीवन जुड़ा हुआ है, तो इंपैक्ट जो है प्रोपगेट हो गया। मतलब हम बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का असर इसको भी झेलना पड़ रहा है, इसको भी झेलना पड़ रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। सिमिलरली G1 के माइनस एम के वजह से यहां प्लस आ रहा है जहां G2 जुड़ा है, G1 के प्लस एम के वजह से यहां माइनस आ रहा है जहां G2 जुड़ा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है दो ग्रुप अगर एक दूसरे से ऑर्थो पे है तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? इफेक्ट करता है। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। उसको ओपन करो जी।
देख कैसे आके बैठा, इसको सॉरी भी बोला गया ये दोनों को? हाँ सॉरी सर, सॉरी मत बोल, टाइम पे आ, टाइम पे आ, बैठो। हाँ यहाँ पे देखो फिर आगे क्या है, अगर यही दोनों ग्रुप क्या होता एक दूसरे से पैरा पे होता, पैरा पे तो ऐसा ही ऐसे भी नहीं होगा। गौर से सीखना, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, G1 G2 ले लिया, ठीक है। फिर से अगर ये -m है तो अपने रिस्पेक्ट में कहा प्लस लाएगा? मैं तो गेट नहीं बोला खोलने, क्यों खोले? मैं बोला था खोलने, दोनों बार जो मिलता का बाहर जाते हो सॉरी बोल देंगे। क्या क्या घर पे तो उम्मीद ही नहीं है, इधर थोड़ा बहुत उम्मीद भी है। नहीं नहीं बुलाना नहीं। अगर ये -m है, बाहर ही गया देखो, बुला। अरे चुपके से बोलना था ना सॉरी। हाँ बेटर, नेक्स्ट टाइम से टाइम चाहिए। देखो इसने सॉरी नहीं बोला अभी भी, ठीक से बोलो। हाँ नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आना है। केमिस्ट्री क्लास का वैल्यू नहीं होता, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ कौन सा शायरी उस दिन लिखा था तुम लोगों ने? एक साइड लिखा था ना कि अगर केमिस्ट्री समझ में आ जाए तो केमिस्ट्री बन जाती है, कुछ ऐसा। क्या था वो? फ्यूचर में मायने तो केमिस्ट्री रखेगा, क्या संकेत? हाँ क्या? तेरी केमिस्ट्री पता नहीं क्या होगा बेटा। खैर G2 अगर -m है तो अपने एडजेसेंट और फारदेस्ट पे क्या लाएगा बच्चे? प्लस लाएगा। देखो तो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट उस कार्बन तक पहुंचा दिया जहां जीवन जुड़ा हुआ है, रिएक्शन हो। उसी तरह से अगर ये +m है तब ये अपने एडजेसेंट में क्या लाएगा? माइनस, और यहां भी तो लाएगा माइनस, मतलब इसके +m -m का इंपैक्ट उस कार्बन तक पहुंच गया जहां पे जीवन जुड़ा हुआ था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दो ग्रुप अगर पैरा पे है तो इसका मेसोमेरिक इसको डिस्टर्ब करेगा और इसका मेसोमेरिक इसको भी डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब इन द सेंस या तो स्टेबलाइज भी करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा, दोनों बोल रहा हूं, मतलब इफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब मत बोलो। इसका मेसोमेरिक इस कार्बन पे प्लस माइनस ला रहा है, इसका मतलब जीवन को कुछ ना कुछ तो होगा, समझ गए? उसी तरह से मान लो अगर यहां पे बात करूं कि अगर ये -m है तो मान लो ये +m है तो यहां माइनस और यहां माइनस, बोलो ये ग्रुप G1 +m है तो अपने एडजेसेंट और फारदेस्ट पे क्या लाने वाला है? माइनस। और अगर ये -m होता तो फिर से इन सब जगह पे क्या लाता? बोलो, अरे यस नो। अब मैं बोल रहा हूं क्या, अदर जो प्लस माइनस जहां भी आया उसको हटा दो, तो क्या दिख रहा है अब बताओ? अदर प्लस माइनस को मैंने हटा दिया, क्या दिख रहा है? बोलो क्या दिख रहा है यहाँ पे? इसके -m से यहाँ प्लस आया, जीवन जिससे जुड़ा उस कार्बन पे, और इसके +m से यहाँ माइनस है।
तो हो गया ना इम्पैक्ट। उसी तरह इसके प्लस एम से यहां माइनस आया, इसके माइनस एम से यहां। तो ध्यान रखना, दो ग्रुप अगर ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो तो दोनों का मेसोमेरिक एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर। समझ में आए? जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं, शायद ज्यादा समझ में आए, है ना। मान लेते हैं एक OH ले लिया और एक एल्डिहाइड ले लिया। क्या होने वाला है एल्डिहाइड के इफेक्ट की वजह से? क्या होने वाला है सोच के बताओ। ओके, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, समझना। अगर आपने सही में रेजोनेंस को समझा है तो ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम। एट ए टाइम दोनों प्लस एम या दोनों माइनस एम, ऐसा हो सकता है, एक प्लस एम एक माइनस एम। ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लस एम भी है माइनस एम भी। ऐसे एनओ ऐसा ग्रुप होता है, लेकिन अभी ऐसे एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। तो ये प्लस एम है और ये कैसा ग्रुप है? आप वो टेबल याद करना बच्चे, वहां पे रटा है हमने कौन कौन सा ग्रुप क्या है नहीं है। तो अगर आप इसका रेजोनेंस करते हो तो देखो नेगेटिव यहां आ गया, ये नेगेटिव फिर आगे बढ़ के ना एक में ही दिखा दूं, समझ में आ जाएगा क्या? तो ये लोन पेयर उठ के देखो इस कार्बन पे नेगेटिव ले आया जहां पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ था। तो हम बोलते हैं इसका इंपैक्ट इस एल्डिहाइड को भी झेलना पड़ रहा है। मतलब इसके मेसोमेरिक इफेक्ट को ये इसके इफेक्ट की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। समझ गया ना कैसे राइमिंग वर्ड है? तो इफेक्ट इफेक्ट होता ही है, कोई इफेक्ट है तो इफेक्ट है। क्या जी? हाँ बढ़िया। अच्छा इसका इसका कैसा रेजोनेंस करें? इसको अलग से एक डायग्राम बना के फिर इसका रेजोनेंस दिखाता हूं। सेम में नहीं दिखाते, कॉम्प्लिकेट नहीं होना है ज्यादा। इसका अलग से मैं देखो अभी क्या कर रहा हूं, इसका रेजोनेंस दिखा रहा हूं। ये पता है पाई पाई रेजोनेंस है। ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहां पे इस तरह से नंबरिंग किया था बच्चे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 से 1 पे, 3 4 से 2 3 के बीच में। तो फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद यहां प्लस यहां माइनस आएगा, रिएक्शन हो। और जैसे ही फिर एक और रेजोनेंस करेंगे तो प्लस यहां पहुंच जाएगा। मतलब दोनों का इसका माइनस एम के वजह से उस कार्बन पे प्लस आ गया जहां OH जुड़ा हुआ है। सो दे आर गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर। आ रहा है समझ में? बोलो। मैं इसी डायरेक्शन से लिखूंगा, आप लोग को दिखेगा सही से, ठीक है? उधर से नहीं लिख रहा हूं, चलेगा? और इधर तो दिख ही रहा है। ओके, नहीं दिख रहा है? ठीक, नहीं बंद। लाइट चाहिए ऐसा? ठीक है, ऑन कर दो। ओके, सो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझे। अगर दो ग्रुप एक दूसरे से पैरा पे है या ऑर्थो पे है तो दोनों का मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, एक दूसरे को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसको लिख लीजिए, वो लाइन आपने लास्ट क्लास लिख के गए होंगे, तो इसको लिखिए, है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। वरद आज कराऊंगा क्वेश्चन, ये इफेक्ट लगेगा वहां पे, ठीक है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ओके, तो अब यहाँ पे वो लाइन भी समझा देता हूँ कि दो ग्रुप अगर मेटा पे है प्रैक्टिकली, चलो अभी इस तरह से नहीं समझाते, ग्रुप डिफाइन करके समझाता हूँ, है ना। अभी जो दो ग्रुप लिया था मैंने, है ना, OH एंड क्या, एल्डिहाइड लिया था। चलो दोनों को मेटा पे रखते हैं और देखते हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। देखिए अगर आप नेगेटिव चार्ज, सॉरी लोन पेयर का रेजोनेंस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? अगर आपने ये रेजोनेंस किया, ठीक है, तो ये यहां चला जाएगा। लोन पेयर का रेजोनेंस यहां नेगेटिव आया, ये नेगेटिव फिर रेजोनेंस करके नेगेटिव देखो यहां आ गया, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करके नेगेटिव यहां पहुंचा दिया।
उस कार्बन पे नेगेटिव नहीं आया जहां एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। मेरी बात आ रही समझ में? ऐसे भी जो प्लस एम ग्रुप है वो अपने रिस्पेक्ट में एडजेसेंट और फारदेस्ट कार्बन पे माइनस लाता है। अगर OH के एडजेसेंट और फारदेस्ट पे मैंने माइनस लाया तो इस एल्डिहाइड जो इस कार्बन से जुड़ा है वहां तो कुछ आया नहीं, तो ऐसा बोलते हैं कि इसका मेसोमेरिक की वजह से इसको डिस्टरबेंस मिला भी होगा तो नहीं के बराबर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इग्नोर कर दो डिस्टरबेंस को, लेकिन जो इससे पहले वाला केस था पैरा पे रहते हुए ऑर्थो पे रहते हुए, है ना, इधर फोकस करो बच्चे, भूल जाओ, इतना पावर होना चाहिए खुद को मैनेज करने के लिए। क्या क्या पावर? फॉरगेट इट, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, फोकस हियर, है ना। पेरेंट्स को पता चल गया, बस इस वजह का डर है। पेरेंट्स को वो भी दिन पता चलेगा जिस दिन वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा, उस दिन क्या करोगी? मैं क्यों थोड़ा रूड हो रहा हूं उस दिन के लिए? वो दिन ज्यादा खराब होगा या आज खराब है? बोलो तो, बस सोचो थोड़ा, है ना। मतलब होता क्या है कि सुधर रहे हैं फिर बिगड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। तुम्हें हर दिन मेहनत करना ही पड़ेगा, ओके, क्योंकि है पोटेंशियल, फिर बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ, इसके प्लस एम के वजह से इस कार्बन पे जहां एल्डिहाइड जुड़ा कुछ नहीं आया। उसी तरह से अगर मैं एल्डिहाइड का माइनस एम को आपको दिखाऊं, एल्डिहाइड का माइनस एम, है ना, OH का नहीं करते, OH को एज इट इज रहने देते हैं। क्या ये एल्डिहाइड रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ? करेगा, बिल्कुल, पाई सिग्मा पाई करेगा रेजोनेंस। तो यहां पे देखो तो ये वाला बॉन्ड इधर 1 2 का बॉन्ड 1 2 पे, 1 2 का बॉन्ड 1 पे, और 3 4 का बॉन्ड 2 3 के बीच में। जैसे फर्स्ट डिलोकलाइजेशन करोगे यहां प्लस पहुंचेगा। अब देख रहे हो ये प्लस यहां पहुंच गया, फिर ये प्लस यहां पहुंच गया। देख रहे हो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट और फारदेस्ट पे प्लस आया, लेकिन उस कार्बन पे प्लस नहीं आया जहां OH जुड़ा हुआ था। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो ग्रुप अगर एक दूसरे से मेटा पे है तो their mesomeric is not going to affect each other, their hyperconjugation will not going to affect each other। आ रहा है समझ में? their mesomeric, their hyperconjugation is not going to affect each other। मेरी बातें आ रही समझ में? बोलो, तुमने बात करा है जी पेरेंट्स से? करा है? ठीक है, लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखिए। आपको याद होगा कि मैंने खुद से एक टारगेट सेट किया था कि इसी साल GOC1 खत्म करना है। हम लोग कम से कम 2 3 लेक्चर पीछे रहते हैं, है ना। एक लेक्चर तो ऑब्वियसली तबियत ही मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके अलावा भी हम चाहते उस लेक्चर को छोड़ के भी हम लोग कर सकते थे, बट नहीं हो पाया। हाँ, सैटरडे भी ऑफ हो गया था, वो रहता है ना कि वो सब कैलकुलेटेड है ना, स्टडी लीव हो गई सैटरडे। एक दिन क्या मीटिंग हो गई थी, क्या हो गई थी? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो 3 लेक्चर तो ऐसे ही गए, सैटरडे और, हाँ, और एक उस दिन तबियत कर, 3 लेक्चर तो ऐसे ही गए। आज भी आधे घंटे ऐसे ही जा रहे हैं। अगर हर दिन भी हम लोग पूरा 2 घंटे पढ़ते अच्छे से, सो दो ग्रुप अगर एक दूसरे से मेटा पे है तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान में रख सकते हैं क्या? बढ़िया, आगे बढ़े, बोलो।
डन, लिखिए आगे। इस पॉइंट को हम लोग ना आगे डिस्कवर करेंगे। SIR इफेक्ट लिखो, SIR इफेक्ट लिखिए। इफ टू बल्की ग्रुप्स आर ऑर्थो टू ईच अदर, if two bulky groups are ortho to each other, if two bulky groups are ortho to each other because of steric crowding, both group will not show resonance with the ring. Because of steric crowding, both group will not show resonance with the ring as they are out of plane of the benzene ring. As they are out of plane of the benzene ring. As they are out of plane of the benzene ring. As they are out of plane of the benzene ring. When two bulky groups are ortho to each other, है ना, ये बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो बल्की ग्रुप है, बेंजीन रिंग, ऑर्थो मतलब बेंजीन तो चाहिए बच्चे। अगर ये दोनों बल्की है, G1 एंड G2 आर बल्की ग्रुप्स। बल्की ग्रुप्स में देखो क्या क्या नाम आता है, मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, है ना। ये तो जैसे जैसे आप जानते हो कार्बन बढ़ेगा तो बल्कि तो हो ही जाएगा। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ले सकते हो, है ना। दोनों दोनों मिथाइल भी हो तो भी चल जाएगा, एक मिथाइल एक इथाइल हो तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है दोनों सेम ही हो या दोनों डिफरेंट हो। इवन आयोडीन वगैरह को भी बल्कि माना जाता है, NO2 भी बल्कि माना जाता है, सारे एसिड ग्रुप को भी बल्कि माना जाता है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है या एमाइड लगा हुआ है, ईस्टर है ना। नहीं वही बता रहा हूं, अभी ये सब लिख रहा हूं, देख लो CONH2 लिखा है मैंने। अमोनियम आयन को बोल सकते हो बल्कि, है ना। मतलब sp3 वहां पे अगर है ना तो बल्कि हो जाएगा। मतलब G1 G2 में किससे बिलोंग कर रहा है, G1 G2 में किससे बिलोंग कर रहा है, इनमें से कोई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लेकिन जनरली वहां पे कॉल ले लेना। यहां पे नोट में एक बात लिख लेना, इफ एनी ऑफ G1 G2 आर OH है या CH2 माइनस है या O माइनस है या NH2 है, दोनों में से कोई एक अगर इससे बिलोंग कर जाए तो नो SIR। ये सब इतने बड़े ग्रुप नहीं है जो बहुत ज्यादा क्राउडिंग करेगा, समझ गए। ये सब में जनरली देखा गया SIR नहीं होता है। मतलब आपको G1 G2 में दोनों इन सब से बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई एक इससे बिलोंग कर रहा है और कोई एक इससे बिलोंग कर रहा है तो नो SIR, है ना। इफ एनी ऑफ दिस आर, देन क्या बोल सकते हैं, नो SIR। अभी इसके एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, है ना। हाँ बोल सकते हैं, बोलते हैं। थर्ड पीरियड मतलब SH वगैरह भी ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। OCH3 ले सकते हो, है ना। इथॉक्सी ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। SR ग्रुप ले सकते हैं, आयोडीन तो बोला था, SH भी ले सकते हैं। तो थोड़े बड़े ग्रुप्स होने चाहिए, बड़े एटम्स भी होने चाहिए। जैसे आयोडीन बहुत बड़ा एटम है तो SIR हो जाता है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, G1 G2 अगर दोनों
इनमें से कोई एक है, मतलब इनमें से बिलोंग कर रहा है, तो पता है इसको देखने का नजरिया क्या हो जाएगा? इसको देखने का नजरिया हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्राउडिंग करेगा, इन दोनों में अच्छा खासा क्राउडिंग होगा, उसके वजह से क्या होगा पता है? मान लो ये पूरा बोर्ड पर है बेंजीन, तो एक आउट ऑफ द बोर्ड चला जाएगा और एक इनटू द बोर्ड चला जाएगा, ऐसा। दे आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन। तो पता है एक चीज, क्या इससे क्या हुआ, इसके पास 6 पैरेलल पी तो है, बट इन दोनों के पास पी या लोन पेयर रहते हुए भी वो पैरेलल पी का पार्ट नहीं है, इसीलिए वो दोनों ग्रुप प्लस एम माइनस एम अब रिंग के साथ शो नहीं कर, माइनस आई लगाएगा लेकिन प्लस एम माइनस एम या प्लस एच माइनस एच नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या होता है, लगातार पी होना चाहिए। उस ग्रुप के पास जो पी है वो बेंजीन के पी से परपेंडिकुलर हो गया। पता है बेंजीन का पी ना इस तरह से 6, लेकिन उस ग्रुप का पी ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो? बेंजीन का जो सारा पी है वो पैरेलल है। अभी चलो वो डायग्राम भी बताता हूं कैसे, पहले इतना लिखो, जल्दी से लिखो। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे अभी तक आदत है ना दोनों बोर्ड में पढ़ाने का, मुझे लग रहा है किसी ने पकड़ के रखा है मेरे को। हाँ, कुछ ग्रुप और लिख लो। देखो NH2 छोटा ग्रुप है, बट यहां पे ना तुम NHCH3 रख सकते हो, ये बड़ा ग्रुप है, या ये भी, इसकी वजह से क्राउडिंग होती है, ठीक है। ये 2-3 ग्रुप और लिख दिया, लिख लो। मैं फिर बोल रहा हूं दोनों अगर इसी से बिलोंग करे या G1 G2 में कोई एक इससे बिलोंग करे तो ऐसा यार नहीं होगा, याद रख सकते हैं। ये नहीं बोलना कि दोनों ही, है ना। बोलो, जैसे देखो यहां पर, यहीं पे थोड़ा सा ऑर्थो इफेक्ट भी समझा देता हूं, ध्यान देना। हालांकि पहले तो मैं SIR ही समझाऊंगा, ये दोनों बल्कि ही है। तो होता क्या है इस केस में, देखो इसके क्राउडिंग की वजह से बेंजीन ट्विस्ट नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं कि इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, यही दोनों को प्रॉब्लम है। बेंजीन हमेशा क्या रहेगा, प्लेनर ही रहेगा, इसके पास 6 पैरेलल पी तो रहेगा ही रहेगा, जो आपस में क्या कर रहा है, पाई पाई रेजोनेंस, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए सब लोग इधर, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्राउडिंग के वजह से एक ग्रुप ना, एसिड ग्रुप बोर्ड के बाहर आ गया है, समझ गए? ये बोर्ड के बाहर आ गया, ये मान लो पूरा बोर्ड पर है, या ऐसा हॉरिजॉन्टल है, मान लो ये पूरा से केस हॉरिजॉन्टल है, ऐसे आ रहा है समझ में? जैसे ये मान लो हॉरिजॉन्टल रिंग है, ब्लैक वाली पूरी, हर जगह पे ब्लू पीजेड है, 3 और 3 इधर चलेगा, इस तरह से। यहां वाले कार्बन पे जो एसिड है वो इधर नहीं है, ऊपर है, क्लियर है? और ऑर्थो वाले पे जो NO2 है वो नीचे है, इधर आ रहा है समझ में? ये पूरा प्लेनर है, मतलब ये जो ब्लैक वाला है ना, वो मान के चलो यहां पर है, ब्लैक लाइन पूरा यहां पर है, ठीक है। और हर कार्बन पे, यहां 6 कार्बन है, कहां कहां 6 कार्बन है, एक यहां इमेजिन करो, और ये 4 कॉर्नर तो दिख रहा है, एक यहां और एक यहां कार्बन इमेजिन करो बेंजीन का, दिख गया। इस कार्बन पे एक पीजेड है, इस तरह से पीजेड है, यहां भी इस चारों कॉर्नर पे भी एक पीजेड है, इधर भी एक पीजेड है, तो ये आपस में सारे पीजेड तो पैरेलल है। लेकिन इस वाले कार्बन पे जो एसिड है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऊपर है, एसिड ग्रुप ऊपर है, दिख रहा है? इसके प्लेन से, एक तरह से प्लेन के बाहर है। अगर एसिड ग्रुप ऐसे ही जुड़ा होता तो हम बोलते सब प्लेनर है, और जब एसिड ग्रुप ऐसे जुड़ा होता तो उसका पीजेड, जो ये वाला पीजेड है, ये वाली पीजेड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, वो भी बेंजीन के पैरेलल आ जाता।
देखो ना, मैं समझा देता हूँ। यहां पे कैसा केस है, अब देखो, अब समझो। एसिड का जो पाई बॉन्ड है और ये ब्लू वाले सारे पाई, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। बेंजीन तो ऐसा ही है, एसिड बस उसके प्लेन में, मतलब देखो ये ऐसा नहीं बनाया हमने, ऐसा अगर बनाते ना बच्चे तो देखो सब पैरेलल हो जाता ना, ये सब पैरेलल, यहाँ 6 और ये भी पैरेलल, तो एसिड रिंग के साथ रेजोनेंस कर पाता, लेकिन अभी एसिड रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। मतलब एनी हाउ एसिड के पास जो दो पी है, अगर ये दोनों पी पी एक्स है तो इसके पास पी वाई है 6। आ रहा है समझ में? यही केस यहां पर NO2 के साथ भी होता, NO2 बिलो द प्लेन चला जाता, समझे? ये एबव द प्लेन गया, ये बिलो द प्लेन गया, यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन इसके पास जो ऐसा हो जाएगा, देखो फिर से वही वाली बात हो गई, ये 6p पैरेलल तो है, ये दोनों p भी पैरेलल है, ये दोनों भी p पैरेलल है, बट ये चारों p इसके पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए NO2 अपना -m रिंग के साथ नहीं दिखा पा रहा है, और एसिड भी अपना -m रिंग के साथ नहीं दिखा पा रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाली, ये ऐसे बाहर आ गया और ये थोड़ा अंदर चला गया। ऑब्वियसली ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होना चाहिए, नो डाउट, और ये तीनों बॉन्ड भी एक प्लेन में होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इन दोनों के क्राउडिंग के वजह से ये थोड़ा बाहर आया और थोड़ा अंदर गया। हाँ वही बोल रहा हूं, अगर सिर्फ बेंजोइक एसिड होता या सिर्फ NO2 होता ना तो कैसा डायग्राम बनाते? देखो इधर 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 बातें नहीं, देखो श्रेया जो पूछ रही है ना, वो डाउट मैं समझ रहा हूं कि जब sp2 है तो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मैं डाउट समझ रहा हूं, लेकिन क्राउडिंग की वजह से और ज्यादा तकलीफ है, प्लेनर रखने से क्राउडिंग हो रही है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। क्या 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 आपने बोला था स्टेरिक इनहिबिशन के कारण सी डबल बॉन्ड OH का बॉन्ड ऑर्बिटल जो प्लेन में था, ये हाँ हाँ वो हो जाता तो ऑर्बिटल प्लेन होता, ये O और ये OH है ना, तो ये पहले ही इसमें था, बट इधर स्टेरिक इन्फ्लुएंस हो गया तो बस ये OH और डबल बॉन्ड O ऐसे हो गया, मतलब फ्री रोटेशन है ना CC के बीच। ट्रू है, तो वो ट्विस्ट हो गया CC बॉन्ड, वो शिफ्ट थोड़ी होगा, ऊपर नीचे ऐसे ट्विस्ट होगा वो ऐसा। मैं समझ गया तुम जो बोल रहे हो, उसी के वजह से क्या हो रहा है कि ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन तुम 100% बोलोगे कि ये सिर्फ ट्विस्ट हुआ है बाहर और ये नहीं गया, उससे क्राउडिंग खत्म नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो पोलैरिटी भी चेंज होता है, मेरे बात समझ रहे हो? देखो ये क्या बोल रही है, ऐसे की क्राउडिंग है तो इसको ट्विस्ट करके ऐसे करना है, ना कि पूरे ऐसे करना है, मैं समझ गया, लेकिन वो होगा साथ साथ में थोड़ा सा प्लेनर भी चेंज होगा, दोनों होगा। यहां देखो अगर सिर्फ NO2 है ना बच्चे, तो यहां पे बेंजीन का 6p और यहां पे देखो 2p नाइट्रो के बीच का सब पैरेलल है, दिख रहा है? बोलो, सिर्फ अगर नाइट्रो बेंजीन होता ना तो नाइट्रो ग्रुप का -m बेंजीन के साथ रेजोनेंस होता। अल्टीमेटली तुम्हें यह समझना है कि दो ग्रुप अगर बल्कि है और ऑर्थो पे है तो दोनों का +m -m बेंजीन के साथ काम करना बंद कर देता है। कैसे करता है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन, and this is called steric inhibition of resonance, this is called SIR effect, इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब देखो यहां तो रेजोनेंस हो रहा था, बट अब इस केस में NO2 रेजोनेंस नहीं कर रहा है, सेपरेट अगर सिर्फ एसिड होता तो भी रेजोनेंस होता, लेकिन अभी दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पे रहने की वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा है। गुड टू गो। तुमने जो ट्विस्टिंग वाला बात बोला ना बच्चे, वो सही है, नो डाउट,
लेकिन एसआईआर में ऐसा बोलते हैं कि क्राउडिंग की वजह से बेंजीन का प्लेन और ग्रुप्स के जो प्लेन है वो भी थोड़ा सा बदल जाते हैं, या कम से कम ये तो जरूर बोल दें कि बेंजीन का 6 पैरेलल पी उस ग्रुप के जो पी है उसके साथ पैरेलल नहीं है, वो परपेंडिकुलर हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग और बिकॉज ऑफ बोल सकते हैं आउट ऑफ प्लेन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बोलो आ रहा है समझ में ऐसा यार? पक्का बोलो तो सर, कोई डाउट है? वो लोग क्या बोल रहे थे तुम समझे? वो बोल रहे नहीं सर इसको आउट ऑफ प्लेन मत कीजिए, इसको रोटेट करके ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्टिंग से भी क्राउडिंग तो कम होगी ही होगी, लेकिन अगर हम दोनों का थोड़ा बहुत प्लेन ऊपर नीचे करें तो भी क्राउडिंग कम होगी। किसकी स्ट्रेंथ? ऑर्थो इफेक्ट वाला ना? हाँ वो तो पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताया वो। बस ये ध्यान रखना इस केस में क्या NO2 माइनस एम शो कर पाएगा बेंजीन के साथ? नहीं। क्या एसिड शो कर पाएगा? नहीं। लेकिन क्या इसमें रेजोनेंस नहीं है क्या? पाई पाई कॉन्जुगेशन है बेंजीन में जैसे कि होता है। आगे बढ़े। ये बेंच क्यों लगाया? किसने लगाया बेंच? ऐसे लगे हुए थे? आजकल में ये बेंचेस भी चेंज हो जाएंगे, प्रोबेबली आज ही हो जाएंगे। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। कहाँ लिखा है ये? लास्ट ईयर की है? ठीक है, देखो इसके एप्लीकेशन पे एक दो सवाल करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने समझ आए हैं। एसआईआर के एप्लीकेशन पे एक सवाल जो आया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, ये नीट का आया हुआ सवाल है, शायद एम्स में आया हुआ सवाल है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम या फिर रेट ऑफ EAS, ESR या फिर AES, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग। Rate of electrophilic attack on the ring. Rate of electrophilic attack on the ring. Yeah, which ring is having maximum electron density? Which ring is having maximum electron density? OCS3, NCS3, CS3, NHCS3, OHCS3। संकेत आंसर बता इसका, अभी ऐसा एयर पड़ा है।
कौन सा रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा? सोएब फर्स्ट। अभी ऐसा ये आया हुआ सवाल है, मैं बताऊं नीट का सवाल है ये, आईजीएस एम्स में आया हुआ सवाल है। हाँ इधर से देखो, एसआईआर शायद इससे समझ में आ जाएगा। यहां पर ना बच्चे, ये अपना प्लस एम रिंग के साथ लगा पाएगा तो रिंग पे नेगेटिव आ जाएगा। OH प्लस एम है और OH के बगल में मिथाइल है तो एसआईआर उतना इफेक्टिव हुआ नहीं, तो OH अपना प्लस एम शो कर पाएगा। लेकिन बाकी हर जगह पर मिथाइल का ना ही प्लस एच रिंग के साथ होगा, ना ही NHCH3 का प्लस एम होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन या ट्विस्ट हो गया जो बोल रहे हैं। अरे क्राउडिंग है, एसआईआर है तो क्या इसका लोन पे रिंग पे जाएगा? क्या जाएगा रिंग पे? क्या ये प्लस एच रिंग के साथ शो कर पाएगा? नहीं। यहाँ पे लोन पे रिंग पे जाएगा क्या? यहाँ भी लोन पे रहे, क्या वो रिंग पे जाएगा? सोचो ना थोड़ा, अच्छा सवाल है ना। अरे यार समझ ही नहीं रहा है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का सवाल है। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल तब अटैक होगा जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। बेंजीन का बात कर, कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन रिंग? पूरा लिख रहा हूं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग। ऑल्दो ये सवाल मैं कहां कराता हूं, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं वहां कराते हैं ये सवाल, लेकिन अभी एसआईआर में ये सवाल करा के मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कल मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग पे तो बात किया ही था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग कब बढ़ता है? जब रिंग पर प्लस एम प्लस एच प्लस आई हो, कल बताया था ना, और उस केस में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे जाता है। अरे कल बताया था भाई साहब, भाइयों और बहनों बोलो, कल नहीं बताया था? और माइनस एम माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाता, तो कम से कम उसी के रिस्पेक्ट में पूरा रिएक्शन नहीं पढ़े लेकिन बता तो सकते हैं क्या हो रहा है। यहां पर ये लोन पे रहते हुए भी रिंग पे नहीं जा रहा है, तो रिंग पे नेगेटिव आएगा ही नहीं। यहां पर भी लोन पे रहते हुए रिंग पे जा ही नहीं रहा है, रिंग पे नेगेटिव नहीं आएगा। यहां भी लोन पे रहते हुए रिंग पे जा ही नहीं रहा है। तुम्हें बेसिक क्वेश्चन पूछा गया क्या? कहां दिमाग लगा रहा है? देख उधर क्वेश्चन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग, उस रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये नो डाउट ये सब प्लस एम अच्छा है। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और दे देता ना, NH2 लगा के, तो उसको सबसे ज्यादा बोल देते, क्योंकि प्लस एम पावर किसका ज्यादा होता है। अब यहां भी SIR नहीं है तो ये भी प्लस एम लगा रहा है और ये भी प्लस एम लगा रहा है, लेकिन इसका प्लस एम क्या है? मोर ना, तब इस केस में आंसर ये बोल देते, लेकिन इन चारों में तो आंसर। और पता है ये क्वेश्चन इसलिए भी आता है कि NH2 के साथ ये पूछा जाता है कि लोगों को बार बार ये पता होता है कि NHCH3 या NCH3CH3 ज्यादा अच्छा प्लस एम है, और लोग जरूर इन दोनों में कोई एक आंसर टिक करेंगे, उनको SIR दिखेगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम SIR दिखता ही नहीं। अभी तो टॉपिक पढ़ा रहा हूं फिर भी 90% लोगों को नहीं दिख रहा है। दो ग्रुप एक दूसरे से औरतों पे, बोलो, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ मतलब ये लोकलाइज्ड है, अगर बेसिक क्वेश्चन का सवाल पूछा जाता ना तो ये ज्यादा बेसिक बोलते, क्योंकि लोन पे लोकलाइज्ड है। अभी वो क्वेश्चन भी करने वाला हूं, लिखो ना पहले, जल्दी जल्दी। SIR इफेक्ट के जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, वो आगे आते ही रहेंगे, इस इफेक्ट को ध्यान में रखो बस। और ये इफेक्ट, ये घंटी कब बजनी चाहिए दिमाग में कि SIR, जब दो ग्रुप बेंजीन दिखे और दो ग्रुप, तो थोड़ा सोच लेना उस डायरेक्शन में कि यार कहीं SIR तो नहीं। यस नो? बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि दो ग्रुप ऑर्थो पे है तो SIR सोचना चाहिए। अगर ये दिमाग में बैठा के रखे हो तो उससे कभी कभी आंसर आता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन मत रखना, मतलब मैंने ऐसे ही बताया कि देखो अगर ये आ गया तो फिर इसको चूज करेंगे। डन?
चलो आगे बढ़े, एक दो और क्वेश्चन करते हैं एसआईआर का। अगर मान लो आपसे पूछा गया, यहाँ आयोडीन है, यहाँ NO2 है, ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ सवाल है। ऐसा था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा है ये डिस्टेंस अल्फा है, ये डिस्टेंस बीटा है, और ये डिस्टेंस गामा है। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, अल्फा बीटा गामा। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। बोलो अर्नब। अल्फा बीटा सेम होगा और गामा से बड़ा होगा। बढ़िया। देखो क्या होता है, आयोडीन बीच में तो ये दोनों NO2 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा रिंग के साथ। ये दोनों NO2 अगर रेजोनेंस नहीं करेगा रिंग के साथ, तो जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये वाली जो बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रह जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस तो 1 है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या रह जाएगा 1। लेकिन यहां पे देखो इसके एडजेसेंट में क्राउडिंग नहीं है, तो ये वाला रेजोनेंस होगा पाई पाई कॉन्जुगेशन, है ना। 1 2 3 4, 1 2 से 1 पे, 3 4 से 2 3 के बीच में। और पता है फर्स्ट रेजोनेंस के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो रेजोनेंस यहाँ पे हुआ, इसीलिए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो गया। कौन सा बॉन्ड ऑर्डर? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, और यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये ट्विस्ट हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो ये पाई बॉन्ड कभी रेजोनेंस कर पाएगा क्या? ऐसा ये वाला हो पाएगा? यहाँ पे ये हो पाएगा रेजोनेंस? क्या नहीं हो पाएगा एसआईआर की वजह से। ये वाला रेजोनेंस हो पाएगा क्या? नहीं ना। एसआईआर की वजह से ये दोनों NO2 इस बेंजीन के साथ, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, लेकिन यहां एडजेसेंट में कुछ है नहीं। तो देखो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है, 1 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो चुका है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा ना बच्चे, अल्फा एंड बीटा बराबर होगा, और ज्यादा भी होगा गामा से। आया हुआ सवाल है जी एडवांस में, है ना, एसआईआर पे। ठीक है, अब PYQ इस बार तो आप लोग जेई वाला भी सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार देख लेना, वहां दिखेगा सवाल, है ना। डन। अच्छा ये बात तुम लोग श्योर मानते हो कि जैसे मान लो एक जैसे लोग 4-5 लोग साथ में रह रहे हैं, मतलब उसमें से 3 लोग के पास बहुत पैसे हैं, एक के पास है ही नहीं, मतलब अमीरों के बीच में एक गरीब है, ऐसा। तो उस गरीब का मेंटेलिटी बदलता है, या उन तीनों अमीर का मेंटेलिटी बदलता है? क्या होता है? हाँ, उस गरीब का मेंटेलिटी बदलता है, अमीर का नहीं बदलता। बोलो। संकेत तुम्हें क्या लग रहा है?
बोलना। डिपेंड करता है, ग्रुप से निकाल देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा हो गया है कि वो साथ ही रह रहे हैं, वो ऑप्शन नहीं है निकालने का, साथ ही रह रहे हैं। साथ में होना इसका मतलब ये थोड़ा कि वो इंक्लूडेड ही है, साथ में रहने के लिए ये वाला फीलिंग तेरे साथ बहुत है नहीं? हाँ, तुझे एक्सक्लूड कर दे, साथ में रखते हैं लेकिन एक्सक्लूडेड। मैंने इस पे एक दो एग्जांपल दिया था आपको। मेरे रूममेट था, मैंने बताया था ना कि नहीं, नाम नहीं लेना है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो नाम नहीं लेना है। तो हम लोग एक रूम में पढ़ाई करते थे बहुत सारा, फिर उसका आईटी बीएचयू में हो गया और मैं बिट्स में गया, तो 6 महीने के अंदर ही कॉल हुआ, तो मतलब उसको एक भी गाली नहीं आती थी। हाँ, और 6 महीने के अंदर जब कॉल हुआ तो एक लाइन में मुझे ढूंढना था कि गाली कहाँ नहीं है ना। तो सब एक जैसे बंदे जुड़े और फिर देखो लर्निंग कितनी फास्ट हो रही है ना। तो ये बोला जाता है हिंदी में कि, पता नहीं मुझे अच्छे से मुहावरा याद नहीं है, लेकिन संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत भी है, ऐसा है ना। तो अभी मुझे लगता है कि अभी जो रिमेनिंग टाइम है ना, कोशिश करो कि मतलब, और मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड्स के लिए भी सही है। किसी को मान लो घूमने का मन है और तुम नहीं जा रहे हो, तो भी पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है। मेरे बात समझ रहे हो, ना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ये कहां तक सही है यार। मतलब पेरेंट्स इतने सालों से सपना देख रहे हैं, सब लोग इतने इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने क्लोज वन जुड़े हुए हैं, फिर भी तुम्हें एक फ्रेंड को ना नहीं बोला जा रहा है। ये कैसे सही है, मुझे नहीं समझ में आता। इतने लोगों का सपना है, तुम्हारा सपना है, फिर भी तुमसे ना नहीं बोला जा रहा है। एकदम हिम्मत होना चाहिए। और अगर इतना ही है तो एक काम करो, सच में इतनी अच्छी दोस्ती है तो एक काम करो, अभी से लेके नीट तक डेली 7 घंटे पढ़ेंगे, ये कमिटमेंट के साथ बातें करते हैं ना। करो, बोलो। ये भी तो एक केयर का ही पार्ट है। नहीं पढ़ेंगे उसमें साथ देना है, पढ़ेंगे उसमें साथ नहीं देना है। कल जो वो एक्टिविटी हुई, जब सर ने बोला कि आंख बंद करके सोचो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है और वहां पे नॉट सेलेक्टेड, तो मुझे तो ऐसा था कि मुझे लग रहा था यार कि कुछ तो हो रहा है, मेरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि यार ये गलत है, ऐसे कैसे सोच सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फीलिंग तुम्हें 120 दिन पहले दिलाया गया, उसके बाद भी नहीं बदलेंगे तो हो गया फिर। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत आइडिया है? एक क्वेश्चन के लिए बस बता देता हूं। बेसिक स्ट्रेंथ बोला जाता है इफ लोन पेयर लोकलाइज्ड मोर बेसिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ को लेके। तो यहां पे एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज बातें नहीं। इस केस में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो एसआईआर इफेक्ट और अच्छे से समझ जाओगे। कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा बेसिक है? तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस कर जाएगा रिंग के साथ, क्योंकि ऑर्थो पे क्राउडिंग नहीं है, तो ये लोन पेयर ट्विस्ट वगैरह नहीं होगा, आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये एसआईआर की वजह से क्राउडिंग हो गया, उसकी वजह से इसकी प्लेन और इसकी प्लेन अलग है, या ट्विस्ट हो गया, जो बोलना चाहो। तो यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है बिकॉज ऑफ एसआईआर,
और यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और ऊपर क्या कंसेप्ट लिखा है, अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो जरा सोचो ना, अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन रखा है H+, तो H+ किधर पहले जाएगा, इस लोन पेयर की तरफ या इस लोन पेयर की तरफ? ये वाला लोन पेयर वहां फिक्स्ड है, कहीं गया नहीं है, जबकि ये लोन पेयर पूरे रिंग में डिस्पर्स कर रहा है। तो इस H+ को लगेगा कि यहाँ लोन पेयर या वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। हाँ पड़ेगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। मिथाइल ग्रुप का भी सिर्फ +I लगाना, ठीक है, ओके। आगे बढ़े। डन। ओके नाउ सी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑर्थो इफेक्ट बता देता हूं ताकि वहां पे जल्दी हो जाएगा चीजें। ऑर्थो इफेक्ट और एक SI इफेक्ट भी यहीं पे बता दूंगा, है ना, SIP इफेक्ट बोलते हैं उसको। देखो क्या होता है, जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। थोड़ा फास्ट बताऊंगा, सब लोग फोकस करना। बेंजोइक एसिड में मान लो H+ नहीं निकालते, अभी H+ नहीं निकाला है मैंने, हमें पता नहीं हाइड्रोजन एसिडिक है बेंजोइक एसिड में, यह हाइड्रोजन एसिडिक है ना। अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस कर दूं, बिना H+ फायर किए रेजोनेंस कर दूं, क्या ये रेजोनेंस पॉसिबल है? लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है बच्चे। तो इस रेजोनेंस के बाद क्या होगा बताओ? इस रेजोनेंस के बाद यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, अरे यस नो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ प्लस भी आ जाएगा। गुड टू गो। मैंने क्या किया, बेंजोइक एसिड में बिना H+ फायर किए मैंने रेजोनेंस करा दिया OH का लोन पेयर को CO के साथ, OH का लोन पेयर को CO के साथ। गुड टू गो। OH के लोन पेयर को CO के साथ रेजोनेंस करा दिया। आपको पता है ये दोनों लोन पेयर में एक लोकलाइज्ड है, एक डिलोकलाइज्ड है, और ये ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है। मैंने बोला था जिस एटम पे लोन पेयर है उसने पाई बॉन्ड बना रखा है, तो उसकी लोन पेयर याद है रहा है, क्लास 3-4 घंटे क्लास हुई है लोकलाइज डिलोकलाइज पे, तो थोड़ा सा वो क्लास रिवाइज करो। अच्छी बात है, सबूत भी है, बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग भी है, सब है ना, मना ही नहीं कर सकते, नोट्स भी है। हाँ तो अब बताओ, दिस O+ हैज टेंडेंसी टू फायर H+ एंड बिकम स्टेबल। ये O+ क्या करेगा बच्चे अब, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा है नो डाउट, लेकिन फिर भी प्लस है ना, तो वो इस H+ को बोलेगा भाई निकल यहां से अब तू। दिस O+ है ना, दिस O+ हैज टेंडेंसी टू फायर H+ and become stable, become stable। तो O+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही तो फंडा है। O+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही कंसेप्ट है ना जी। O+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, गुड टू गो। O+ इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि मुझे दे और निकल ले यहां से, लेकिन बेंजीन यहां पे क्या बोलता है, एक काम कर, पाई इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, पाई पाई कॉन्जुगेशन, बट है ना, बिकॉज ऑफ back supply, because of back supply of pi electrons from ring, क्या बोल सकते हैं,
O plus has more tendency to fire H plus और less tendency? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो इधर से इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेता तो H प्लस जल्दी निकल जाता, लेकिन ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और इधर से बैक सप्लाई हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो बिकॉज ऑफ बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस O प्लस नाउ हैज लेस टेंडेंसी टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड फायर H प्लस। बैक सप्लाई की वजह से, बिकॉज ऑफ बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग, है ना, O प्लस हैज लेस टेंडेंसी, बोलो, टू फायर H प्लस, है ना, एंड सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? यही रीजन है कि बेंजोइक एसिड में बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से, और बेंजीन का रेजोनेंस कब कराना है? बेंजोएट आयन बनाने के पहले नहीं। इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया, बस मैं यही बता रहा हूं कि पहले मैंने OH के लोन पेयर को CO के साथ रेजोनेंस कराया, O पे प्लस लाया, नाउ ये O डेफिनेटली H प्लस निकालेगा, अल्टीमेटली इधर से उसका काम तो होगा नहीं, वो H प्लस निकालेगा ही क्योंकि हाइड्रोजन हाईली एसिडिक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ बैक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, दिस O प्लस हैज लेस टेंडेंसी टू फायर H प्लस। गुड टू गो। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे एक कोई बल्की ग्रुप ले लूं जहां पे ये रेजोनेंस हो रखा है बच्चे, चलो यहां रेजोनेंस भी कर लेते हैं, आपस में रेजोनेंस भी कर लेते हैं, ध्यान देना, अभी भी सेम रेजोनेंस वाला पार्ट यहां पे ले रहे हैं और यहां एक कोई बल्की ग्रुप रख देते हैं, बल्की ग्रुप। मैं ये बोल रहा हूं ना, ERG भी हो सकता है और EWG भी हो सकता है, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? SIR तो कोई ग्रुप लगाता है, SIR सिर्फ क्या EWG लगाता है? कोई भी ग्रुप लगाता है। देखो इससे क्या हुआ, जैसे ये दोनों दो ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो पे आया, अब क्या बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा? इस केस में बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे देयर इज नो बैक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो पाएगा क्या बच्चे, बताओ ना? ये रुक जाएगा, ये सेवा समाप्त SIR की वजह से। नाउ इन दिस केस दिस O plus has more tendency to fire H plus and become stable, and that's why ortho substituted benzoic acid is stronger than benzoic acid, and this is known as ortho effect, and that's why ortho substituted benzoic acid is stronger than। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन पहले O plus, कौन सा पहले H plus फायर करेगा? इन दोनों में सिचुएशन तुम्हारे सामने है, ये फायर करना चाहता है लेकिन बैक सपोर्ट है, ये फायर करना चाह रहा है, इसको बोल रहा है गेट लॉस्ट, अरे यस नो, इधर से सपोर्ट नहीं है, तो हम यहां पे ये जरूर बोल सकते हैं कि दिस O प्लस हैज, है ना, मोर टेंडेंसी टू फायर H प्लस एज ड्यू टू SIR there is no back supply of pi electrons from ring। बोलो पूरी बात आ रही है समझ में? देख लो, तो अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए बच्चे कि बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो क्वेश्चन पूछा गया ऑर्थो इफेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेंजोइक एसिड के यहां पे कोई ग्रुप है, देखो ग्रुप कोई भी हो, प्लस है माइनस है कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? क्यों? क्योंकि बैक सप्लाई रुक गया, तो ये O प्लस, यहां पे आपको पता है ये O प्लस ही बनेगा, ये फ्यूचर में ये बनेगा और ये फ्यूचर में ये बनेगा, ये कहीं ना कहीं बच्चे क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है, और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या बनने वाला है? आ रहा है समझ में? सो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है?
दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड। मैं समझा पाया क्या? अच्छा समझाया? पक्का? अच्छा नहीं भी समझा तो भी इफेक्ट याद रख सकते हैं क्या? ऑर्थो पे अगर बेंजोइक एसिड को ऑर्थो पे कुछ आ गया तो बेंजोइक एसिड से स्ट्रांग हो जाएगा। मैं सबसे नहीं बोल रहा हूं, मैं किससे बोल रहा हूं? बेंजोइक एसिड। बाकी अलग से एक क्लास होती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, है ना, वो अलग से सवाल होती है। फिनॉल रहेगा, फिनॉल पे नहीं लगाना है। एच बॉन्डिंग लगेगा। हाँ हाँ वो भी बताएंगे, क्वेश्चन है। मतलब पहले तो माना जाता था ऐसे यार, लेकिन कुछ केस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड भी होता है, पढ़ाऊंगा वो भी टाइप टेस्ट में क्वेश्चन भी है। बोलो ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, पता नहीं कल क्या मूड हुआ, बोले चलो ठीक है 0 आने दो इस बार, देखते हैं। हाँ नहीं वो तो फिर देखना पड़ेगा, एक -m + m, मुझे लगता है OH वाला ही ज्यादा देना। ए लिखो लिखो जल्दी लिखो जी। इसमें एक और क्वेश्चन कर लेना। डन। फिर से यहाँ पे क्या फैक्ट याद रखा कि ऑर्थो पे अगर बेंजोइक एसिड का ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ गया तो SIR के वजह से, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया जी? ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं तुम्हें डायरेक्टली कराता हूं जब एप्लीकेशन पार्ट करेंगे तो, है ना। साइलेंस डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट में ये कराते हैं। अजय थोड़ा मार्कर ला दोगे क्या? थैंक यू। ये ENT के लिए पढ़ रहा था और आज बोला है कि आज हम टॉप करेंगे ENT में। हाँ क्या? अच्छा तुमको कोई दिक्कत नहीं ना, वो तुम्हें बोल रहा है तुमसे ज्यादा लाएंगे, ठीक है बढ़िया। ओके, इसमें एक और पॉइंट लिख लो कि SIR नहीं होता फिर भी ये ज्यादा एसिडिक क्यों है। ऐसा देखा गया है कि इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं एंड दिस इज वेरी एसिडिक, मतलब बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा ही है। लोग एक क्वेश्चन करा दिया ENT या टैप टेस्ट का, अब पता नहीं किसका है ये सवाल, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज्यादा ये है। अब देखो यहाँ SIR नहीं है फिर भी ये है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट से बन जाएगा ना कि ऑर्थो पे ग्रुप आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ऑर्थो पे ग्रुप आ गया तो। लेकिन यहां रीजन SIR नहीं है, यहां रीजन क्या है, यहां रीजन क्या है देखो, बोला ये जाता है अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में पॉइंट वाइज हम सारे पॉइंट लिखाने वाला हूं मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का पॉइंट में ये बोला जाता है कि अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो मोर एसिडिक, ये सुना होगा, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना बच्चे, वो आपस में रेजोनेंस तो कर ही रहा है, CO- आपस में रेजोनेंस तो कर ही रहा है। एट द सेम टाइम यहां जो OH है और इधर जो OH है, conjugate base is highly stable because of intramolecular H bond. conjugate base देखो ना, जो नेगेटिव आया ना दोनों ऑक्सीजन पे माइनस हाफ, इतना तो पता है ना, CO- जब रेजोनेंस करता है दो इक्विवेलेंट RS बनाता है। आपको उस दिन क्लास कर बताया था बेंजोएट आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉक्साइड, क्योंकि बेंजोएट के 2 ही RS बनते हैं लेकिन फेनॉक्साइड के 5 बनते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ चिलेशन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इस केस में भी ये पार्ट होगा, बट जितना यहां पे 2 रिंग बना यहां 2 रिंग नहीं बनेगा,
यहाँ पे देखो, जो ये वाला नेगेटिव पार्ट है ना, वो रेजोनेंस तो कर ही रहा है, मैं रेजोनेंस नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। साथ साथ यहां जो एक OH ग्रुप है, यहां पे देखो H बॉन्ड है, यहां भी रेजोनेंस है, मैं रेजोनेंस नहीं दिखाया, चाहते तो मैं ऐसा दिखा सकता था, देखो -12 समझे, और यहां पे H बॉन्ड भी हुआ। सो व्हाई दिस इज मोर एसिडिक? ये SIR नहीं बोलो इसको, लेकिन ये भी एक ऑर्थो इफेक्ट का पार्ट है। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ SIR बट बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड ऑल्सो। ये दोनों ही ऑर्थो इफेक्ट का ही पार्ट है। ऑर्थो इफेक्ट मतलब SIR सिर्फ मत बोलो, या तो बैक सप्लाई रुक जाएगा SIR से, या फिर conjugate base become more stable because of H bond। दोनों ही केसेस में इसकी एसिडिकेशन बढ़ गई। ये भी क्वेश्चन बच्चे जेई में आया हुआ सवाल है, और इसका आंसर ऑर्थो इफेक्ट था, लेकिन SIR नहीं था। आंसर में ऑर्थो इफेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन SIR नहीं बोल रहा था। और बाद में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में क्या आया था? चिलेशन इफेक्ट। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में क्या आया फिर? चिलेशन इफेक्ट। बोलो, आ रहा है समझ में? अरे सुनो, गुड टू गो नाउ। डन? देख, तेरा तू उधर तैयारी कर रहा था ना, मैं 5 मार्क्स अभी दिला दिया तुम्हें, 4 मार्क्स। आइंदा बिना बोले तू इधर उधर बैठा ना, है ना, फिर तू देखेगा फिर, है ना, बता रहा हूं मैं तुम्हें। डन? उस दिन बोला अपने मन से मत चल। ठीक है, लिखिए, ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, application of all the electronic effects, application of all the electronic effects, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन, सब एक साथ है ना, मतलब इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सबका एक साथ एप्लीकेशन है। और उसमें सबसे पहला है टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड रेडिकल। दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, पहले कार्बन एंड बाद में पहले कार्बोकेटायन रेडिकल पढ़ते हैं। सो पॉइंट्स क्या क्या है देखो, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोपोर्शनल टू, बैक बॉन्डिंग बोल दो, ठीक है, रेजोनेंस बोल दो, प्लस H मतलब नंबर ऑफ अल्फा H, प्लस I बोल दो। बहुत सारे पॉइंट्स है, सीक्वेंस में नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स देखने होते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट तो बोलना ही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -H -I, है ना। फिर क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -H, एक साथ लिख लो, -I, ठीक है। इसमें अब नोट करके पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, लिखना शुरू करो। एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटायन मोर स्टेबल,
एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछता ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको ज्यादा बोल देते। ठीक है, नेक्स्ट। छोटी बच्ची हो क्या? वरद, टाइम बदला है पढ़ाई करने का? हाँ, वरद आजकल रेड फ्लैग बना हुआ है क्या जी? ओके, आगे 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 लिखो। कार्बोकेटायन हैविंग मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। कार्बोकेटायन हैविंग मोर रेजोनेंस मोर आरएस मोर स्टेबल। फटाफट लिखना शुरू करो। जैसे देखो, अगर मान लो दोनों एरोमेटिक टाइप है बट एक में रेजोनेंस ज्यादा है एक में कम है, स्टेबिलिटी इसको ज्यादा बोल दें। दोनों एरोमेटिक है बट यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? यहाँ पे पढ़ाया था 3 है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 है, बताया था। बारी बारी से हर कार्बन पे प्लस जाता है, याद करो कभी आरएस निकालना सिखाया था इन दोनों का, है ना। तो कार्बोकेटायन हैविंग मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, मोर आरएस मोर स्टेबल। नेक्स्ट, बैक बॉन्डेड कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट with respect to back bonded carbocation are more stable. Back bonded carbocation are more stable back bonded carbocation are more stable with respect to the carbocation having normal resonance only or no resonance. With respect to carbocation having normal resonance, normal resonance मतलब back bonding नहीं है। नॉर्मल रेजोनेंस का मतलब क्या? बैक बॉन्डिंग नहीं है। जैसे इसमें देखो, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, ये आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ये सवाल पूछा था और बहुत लोगों ने गलती किया था। अब वो टाइम खत्म हो गया। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इसके पास अल्फा एच जो है 6 है, इसके पास अल्फा एच है भी नहीं, लेकिन इस कार्बोकेटायन को बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है। बैक बॉन्डिंग से इसकी ऑक्टेट पूरा हो जाएगी। यहां कभी भी इस कार्बोकेटायन की ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकती। बड़ा अच्छा सवाल है ये। बैक बॉन्डेड कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, अरे यस नो? बैक बॉन्डेड कार्बोकेटायन, मैं बताऊं नॉर्मल रेजोनेंस भी होगा ना, मान लो बेंजाइल का एलाइल या बेंजाइल है सपोज, और फिर से बैक बॉन्डिंग है, किसको ज्यादा स्टेबल बोलेंगे इन दोनों में? यहाँ नॉर्मल रेजोनेंस है, यहाँ बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी है। बैक बॉन्डिंग ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि बताओ नॉर्मल रेजोनेंस के बाद प्लस उठ के यहां आ जाएगा, लेकिन क्या उस कार्बोकेटायन का तकलीफ खत्म होगा? मतलब क्या ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? लेकिन यहां जैसे ही आप बैक बॉन्डिंग करोगे, तुरंत इसका जो दूसरा आरएस बनेगा उसमें ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो ना, इसका दूसरा आरएस बना के देखो, देख रहे हो? पहले 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे था, यहां अभी 6 है, ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। तो बैक बॉन्डेड कार्बोकेटायन आर वेरी स्टेबल, ये ध्यान में रख सकते हैं क्या? बैक बॉन्डेड कार्बोकेटायंस आर वेरी स्टेबल। बोलो, आ रहा है समझ में? कुछ कार्बोकेटायन ना बच्चे हाईली अनस्टेबल होते हैं, उसका लिस्ट बना लेते हैं। जैसे अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आ जाए, sp कार्बन पे प्लस आ जाए या विनाइल पे प्लस आ जाए, दीज आर द लिस्ट ऑफ हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, है ना। इसमें अगर बेंजीन पे भी प्लस आ जाए ना,
मैं बताऊं, गलती से इस बेंजीन पे प्लस आ गया तो इसको आप रेजोनेंस मत करा देना। ये पाई पाई रेजोनेंस है, लेकिन पाई पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं है। ये पाई पाई रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। पता है बेंजीन पे प्लस आने का मतलब है हाईली अनस्टेबल। पता है इसका अगर तुम ऑर्बिटल लेवल पे डायग्राम बनाओगे ना, तो उसका प्लस ना एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी है। प्लस जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी है, और बेंजीन के पास 6p तो है ही जो आपस में रेजोनेंस कर रहा है। देखो ये है, दिस इज द ऑर्बिटल लेवल एनालिसिस ऑफ दिस कार्बोकेटायन। तो गलती से आप अगर ये रेजोनेंस दिखाते हो यहां पर कि ऐसा रेजोनेंस हो गया कि पाई क्लाउड उधर चला गया और इसका दूसरा आरएस तुम बनाने का कोशिश ऐसा कर रहे हो, है ना, और तुम ये बोलते हो कि ये रेजोनेंस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिंग में sp कार्बन पॉसिबल नहीं होगा। देखो ना, ये वाला कार्बन sp हो चुका है, एक पाई बॉन्ड पहले था, एक और बना, तो इस कार्बन पे sp हो गया ना। लेकिन ये कंसेप्ट ही नहीं है, रेजोनेंस ही नहीं करना है वो। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस के क्रॉसपॉन्डिंग एमटीपी नहीं है। वो जो p जो खाली है प्लस, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में या तो लोन पेयर रखो या सिग्मा बॉन्ड बना लो। हाइब्रिड ऑर्बिटल को खाली मत रखो, इसीलिए हाईली अनस्टेबल। गलती से किसी रिएक्शन में अगर ये बन गया, ऐसे बनता ही नहीं, फेनाइलियम आयन नहीं बनता, फेनाइल पे प्लस नहीं आता जल्दी, हाईली अनस्टेबल। समझ गए? अच्छा, और कौन कौन सा हाईली अनस्टेबल है? ये तो रेगुलर बात है। देखो बगल में तुमने -m लगा दिया है, बगल में देखो ना, इसको कोई सपोर्ट है क्या? ऊपर से ये विड्रॉइंग ग्रुप है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है। ये भी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। मान लो यहाँ प्लस है और यहाँ NO2 है, तो ये तो आप, मैं बताऊं, ये क्वेश्चन तो इंडक्टिव में किया हमने कि कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है, लेकिन अभी हमें पता है कि वो -m भी है, -i भी है। तो ये सब मैं किसका लिस्ट बता रहा हूं बच्चे? बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको लिस्ट पता चल जाए कि हाईली अनस्टेबल कौन कौन है, तो उससे आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना। एक ना ब्रिज हेड पे भी एंगल स्ट्रेन की वजह से प्लस उतना ज्यादा स्टेबल, देखो 3 डिग्री है फिर भी स्टेबल नहीं है। ब्रिज हेड पे प्लस आ गया, उसके वजह से भी स्टेबल नहीं है। ब्रिज हेड पे देखो। सो हम लोग क्या क्या पॉइंट सीख रहे हैं अभी? कौन कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है जी?